दार्जिलिंग में दिल दहला देने वाला हादसा। सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर। दार्जिलिंग में हुए इस रेल हादसे की खबर के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी। बदहवास लोगों की भीड़ एनडीआरएफ के साथ लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब एक दो जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। दावा किया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास सिग्नल तोड़कर मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कोई कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही ट्रेन की कई बोगियां डिरेल हो गई, तो कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियरबाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. पश्चिम बंगाल में हुए इस ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी हादसे वाली जगह पर जा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर अपना दुख जताया है। दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद रेल हादसे के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। पूरी जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। राहत बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटना वाली जगह पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। फिलहाल इस हादसे की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई। और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां पर एक बैंक का मैनेजर अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क जाता है, लेकिन वाटर स्लाइड पर फिसलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग वाटर पार्क में एंजॉयमेंट के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरठ में एक वाटर पार्क में बेहद खौफनाक हादसा हो गया। यहां वाटर स्लाइड से नीचे आते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। माना जा रहा है कि वाटर पार्क में स्लाइड पर इस शख्स को हार्ट अटैक आ गया। मामला मेरठ के फैंटेसी वर्ल्ड का है। यहाँ मोदी नगर के रहने वाले मोहित अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मोहित एक वाटर स्लाइड पर पहुंचे और तेजी से नीचे आने लगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे आए वो बेहोश हो चुके थे। उनके दोस्त समझ नहीं पाए कि मोहित को आखिर क्या हुआ है। वाटर पार्क में स्लाइड से भैया नीचे आते के साथ भैया बेहोश हो गए। फिर साथ ही साथ बोले कि इन्हें ले जाओ, वो पास में एक हॉस्पिटल है, नाम भी नहीं बताया हॉस्पिटल का, मगर पल्स बोला हाँ वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गए। उसके बाद भैया वहाँ तो नहीं से दोबारा ले आए भैया हम। बताया जा रहा था कि मोहित की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। वाटर स्लाइड पर मोहित को हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए। वक्त रहते मदद न मिलने से मोहित की मौत हो गई। अब इस हादसे से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाटर स्लाइड पर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? क्या वाटर स्लाइड पर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? क्या वाटर स्लाइड पर सावधान रहने की जरूरत है? अब वाटर पार्क में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वाटर पार्क में स्लाइड पर क्या हुआ था। मोहित के दोस्तों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहित की पिछले साल ही शादी हुई थी। मोहित की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। ये खबर आपको अलर्ट करती है। अगर आप भी वाटर पार्क जाते हैं तो सावधान रहें। अगर आपको बीपी की शिकायत है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज्यादा खतरनाक स्लाइड पर जाने से बचें, वरना ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। निखिल अग्रवाल के साथ अमित राणा की रिपोर्ट। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू जेट चाहिए और जेलेंस्की की ये डिमांड पूरी करने वाले अब पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। इसी में नया नाम फ्रांस का है। फ्रांस को पुतिन की तरफ से खतरनाक वार्निंग मिली। अब पूरे यूरोप को लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। सात जून को हुई इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन रूस को आसमानी टक्कर देता रहेगा। ज़ेलेंस्की मैक्रो ऐसे मिले जैसे रूस से लड़ाई लड़ने के लिए अब फ्रांस पूरी तरह तैयार है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की की नजर हथियारों पर रही और मैक्रो की नजर पुतिन की फौज पर। इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को अब F-16 के साथ साथ फ्रांस का फाइटर मिराज 2000 भी मिलेगा। इसकी गारंटी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी है। मिराज 2000 यानी वो लड़ाकू विमान जो राफेल से पहले फ्रांस का टॉप फाइटर जेट माना गया। अब यही फाइटर यूक्रेन के पास आएगा और रूस के सुखोई विमानों से टक्कर लेगा। इस वक्त यूक्रेन को जो फाइटर जेट मिलना पक्का हो चुका है, पहला है F-16 और दूसरा है मिराज 2000। दोनों ही नाटो के जबरदस्त फाइटर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रूस को टक्कर देने की गारंटी माने जा रहे हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ रूस के फाइटर जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि रूस के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ज़ेलेंस्की इन विमानों को स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। फ्रांस जानता है कि वो यूक्रेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है, लेकिन मैक्रो ने यह खतरा उठा लिया है। Pour l'aider aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Elle sait aussi que la Charte des Nations Unies et l'intégration européenne, qui ont précisément été inspirées par le combat qu'ont livré les Alliés il y a 8 décennies, seront toujours notre plus sûre boussole.
यूक्रेन को मिल रहे फाइटर जेट वाले तोपों को देखकर पुतिन बहुत गुस्सा है और वो बार बार बता रहे हैं कि नाटो रेड लाइन को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा को पार किया गया तो रूस ऐसी सजा देगा जिसके धमाके की गूंज लंदन और वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई देगी। फिलहाल रूस की नई वार्निंग फ्रांस के लिए आई है और ये साफ साफ मिराज 2000 जेट को लेकर है। Любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации. Ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире. मिराज एक डेल्टा विंग वाला फाइटर जेट है। जो वर्जन यूक्रेन को मिलने जा रहा है वही वर्जन वाला मिराज भारत के पास भी है। मिराज फाइटर कौन से हथियार फायर करेगा, इस बारे में ज़ेलेंस्की को बताया गया है। इसमें यह हैमर बम भी है जो स्पेशल किट की वजह से 70 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर फटता है। ज़ेलेंस्की बार बार पूछते रहे हैं कि पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन को कौन बचाएगा। पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? इसीलिए ज़ेलेंस्की को यह भी चाहिए यूरोफाइटर। ज़ेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है, मिराज 2000, और ये वाला जहाज तो ज़ेलेंस्की को जरूर चाहिए, F-16। ये बात साफ है कि यूक्रेन को बचाने से ज्यादा ज़ेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है और अब इसमें फ्रांस भी उनकी मदद को आगे आ गया है। Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало. Они требуют от киевского режима еще. Они поощряют впрямую наносить удары в глубине России. И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне взялись за планирование масштабных диверсий. मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट मिल जाएं तो ज़ेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे। ये ताकत हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने बहुत पापड़ बेले हैं। ज़ेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने मिराज और F-16 फाइटर जेट को लेकर 5 फायदे बताए हैं। इसमें यूक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यकीन करना बाइडेन के लिए दो धारी चाकू पकड़ने जैसा है। पहली वजह, यूक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहेगा, यानी उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरफ से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन मिराज और F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई भी हो जाएगी, क्योंकि तब ये जहाज नाटो से मिले एयर डिफेंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाकर काम करेगा। F-16 चुनने की दूसरी वजह, डॉग फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते हैं, यानी ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्मन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाकू विमानों को गिराना आसान हो जाएगा। हालांकि अब तक नाटो को यह समझ में नहीं आ रहा है कि रूस से कैसे निपटा जाए। ज़ेलेंस्की भी परेशान है कि अगला हमला रूस कैसे करेगा और वो उसे कैसे रोक पाएंगे। अगर वो अमेरिका और उसके नाटो वाले साथियों से हथियार नहीं मांगेंगे तो यूक्रेन का पूरी तरह से ढह जाना बस कुछ दिनों की बात रह जाएगी। उनके सामने रूस के फाइटर जेट हैं जो आए दिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसी खतरे को खत्म करना चाहते हैं। इसमें चाहे पुतिन के फाइटर जेट हों या फिर पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर, रूस की एयर पावर 24 घंटे यूक्रेन पर खतरे की तरह मंडरा रही है। यही ताकत है जिसे दिखाकर पुतिन बार बार कह रहे हैं
कि यूक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम में वो मानने वाले नहीं हैं। और करेंगे इस बीच दौसा से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर गांव की तलाई से मिट्टी खोदते समय यह हादसा हुआ। मिट्टी में दबने से एक युवक की मौत हो गई है। तलाई में जेसीबी खोद रही मिट्टी, वहां पर मजदूर घायल हो गया और उसमें युवक की मौत भी हो गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव संपूर्ण हो चुका है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। विपक्षी दलों की सीटें बढ़ गई। कुछ राज्यों में बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई। अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ईवीएम को लेकर ट्वीट कर दिया और इसके बाद भारत में भी घमासान मचा हुआ है। क्या है वो ट्वीट, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव हो चुका, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। विपक्षी दलों की सीटें बढ़ गई। कुछ राज्यों में बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई। विपक्ष को ईवीएम पर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ईवीएम को लेकर एक ट्वीट किया और हिंदुस्तान में सियासी घमासान छिड़ गया। ईवीएम एक बार फिर विपक्ष के लिए विलन बन गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव को सफलतापूर्वक किया गया तो दुनिया के तमाम देशों ने इसकी तारीफ की, लेकिन रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है। खतरा कम है, फिर भी ये बड़ा असर करने वाला साबित हो सकता है। अमेरिकी चुनाव से ईवीएम हटा देनी चाहिए। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और उसी पर मस्क ने ये ट्वीट किया और अमेरिका को पेपर बैलेट पर वापस जाने की अपील की। अब इसी ट्वीट का बहाना लेकर हिंदुस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। किसी को भी ईवीएम की जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। संस्थाओं की जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ ईवीएम को मुद्दा बनाया, बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष से इस मसले को संसद सत्र में उठाने की अपील कर डाली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।